वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पॉलिटिकल की जो क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं उसका आज का ये पहला टॉपिक है। और आज अपन बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में, यानी कि यूनानी राजनीतिक चिंतक प्लेटो के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं इसकी पीडीएफ आपको भारद्वाज जी के स्टडी जो टेलीग्राम पर है चैनल है उस पर आपको ये वीडियो और इसका लिंक और पीडीएफ जो है मिल जाएगी। तो जिन लोगों को इस क्लास की नीड हो उन लोगों को आप ये क्लास के लिंक शेयर कर सकते हैं और आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियरली कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो प्रश्न इस टॉपिक से आए और आपने ना पढ़ा हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हम प्लेटो की बात करें, जनरली हम प्लेटो की बात करें तो हम देखेंगे प्लेटो का जो वास्तविक नाम था ये है एरिस्टोक्लीज, यानी एरिस्टोक्लीज नाम था वास्तविक नाम किसका? प्लेटो का। और प्लेटो जो ये नाम प्लेटो दिया गया है ना, प्लेटो की उपाधि उन्हें किसने दी है? उनके गुरु सुकरात ने दी है। याद रखना है, प्लेटो नाम की जो उपाधि है उनके गुरु सुकरात ने उन्हें दी है। ठीक है, प्लेटो सुकरात का शिष्य और अरस्तु का गुरु था। प्लेटो कौन था? सुकरात का तो शिष्य था, लेकिन अरस्तु का क्या था? गुरु था। उसने एकेडमी, एक शिक्षण, विश्व की प्रथम उच्च शिक्षण संस्था, विश्व की पहली उच्च शिक्षण संस्था थी जिसका नाम था एकेडमी। प्लेटो सुकरात के इस विचार से अत्यधिक प्रभावित था। विचार कौन सा था जिससे अत्यधिक प्रभावित था? वो था सद्गुण ही ज्ञान है। जो अच्छे गुण है ना, सद्गुण है, वही वास्तव में ज्ञान है, ये कहा था प्लेटो ने। ठीक है, और प्लेटो किसके विचार, ये जो एक्चुअल में जो विचार है ना, ये सद्गुण ही ज्ञान, ये सुकरात का विचार था जिसको एडॉप्ट कर लिया था, जिसको आत्मसात कर लिया था किसने? प्लेटो ने। याद रखना है आपने। और एकेडमी इनकी संस्था थी। अब प्लेटो की चिंतन पद्धति यानी कि फिलॉसफी ऑफ प्लेटो, तो प्लेटो की फिलॉसफी क्या थी बेटा? तो याद रखना है आपने, विचार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियाज, यानी कि विचार का सिद्धांत था प्लेटो का फिलॉसफी। जैसे विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है, विचार से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यही कहने का मतलब था किसका? प्लेटो का। जिस संसार को हम, जो भौतिक संसार हम देखते हैं ना, ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो केवल विचार है। भौतिक संसार जो है वो वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, बल्कि विचारों की मात्र छाया है। इनका कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा जो मूल तत्व है वो विचार ही है। जो हम भौतिक संसार, फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं ना, वो केवल और केवल विचारों की जस्ट छाया मात्र है। इसलिए यह संसार जो है अपूर्ण है, परिवर्तनशील है, और ये जो संसार है वो अस्थाई है, जबकि जो विचार है वो स्थायी है, पूर्ण है, अपरिवर्तनशील है। ठीक है, चलिए। प्लेटो के अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं। पहला है विचारों की दुनिया, यानी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो है शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, और पूर्ण सत्य है। ठीक है, तीन चीजें याद रखना। जबकि भौतिक या इंद्रियमय दुनिया यानी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिस संसार में हम रहते हैं, ये परिवर्तनशील है, इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, अस्थायी है, और विचारों की मात्र परछाई मात्र है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगर आप एचपी सेट क्लियर करना चाहते हो, मैं सारी क्लासेस अपलोड कर दूंगा, टॉपिक टू टॉपिक आप पढ़ सकते हो। सत्य के संबंध में यूनानी विचार क्या थे? हेराक्लीज का विचार क्या था? हेराक्लीज कहता है ये संसार निरंतर परिवर्तनशील है। जो ये संसार है ना, ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, जो कि पैरामिनीज क्या कहते हैं? सत्य जो है वो स्थायी है और अपरिवर्तनशील है। अब इन दोनों के विचारों को किसने जोड़ दिया? इन दोनों के विचारों को जोड़ दिया प्लेटो ने।
प्लेटो ने क्या बोला? प्लेटो ने बोला कि जो संसार है वो परिवर्तनशील है, जबकि विचार जो है ना वो अपरिवर्तनशील है। तो दोनों की बातों को जोड़ दिया, संसार परिवर्तनशील है जबकि विचार जो है स्थायी है और अपरिवर्तनशील है। यही तो है प्लेटो के विचार, याद रखना है। चलिए, प्लेटो क्या कहता है? सत्य स्वयं जो है स्थायी है, सत्य जो है स्वयं स्थायी होता है, सत्य परमानेंट होता है, लेकिन जो भौतिक संसार है वो लगातार बदलता रहता है और वो उस सत्य की क्या है? छाया मात्र है। उस ट्रुथ, उस सच्चाई, उस विचार की छाया मात्र है क्या? भौतिक संसार। अगला देखिए, प्लेटो का व्यक्ति संबंधी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोल। प्लेटो ने आत्मा की अवधारणा दी है। किसकी अवधारणा दी है? आत्मा की अवधारणा। प्लेटो क्या कहते हैं? आत्मा ही व्यक्ति की वास्तविक पहचान होती है। आत्मा ही व्यक्ति की वास्तविक पहचान होती है और उस आत्मा के होते हैं 3 गुण। उस आत्मा के कितने गुण होते हैं? 3 गुण। पहला है विवेक यानी कि रीजन, विवेक। दूसरा है साहस यानी कि स्पिरिट, और तीसरा है तृष्णा यानी कि इच्छा। आत्मा के इन्हीं गुणों के आधार पर 3 वर्गों का निर्माण किया है। किसने? प्लेटो ने। विवेक, साहस और तृष्णा के आधार पर, आत्मा के इन 3 गुणों के आधार पर समाज के 3 वर्गों का निर्माण किसने किया है? प्लेटो ने किया है। अब आप आगे देखेंगे, आत्मा के गुण और सामाजिक वर्ग। अब जिसके पास है विवेक, विवेक की प्रधानता है, वो बनेगा शासक वर्ग यानी कि दार्शनिक राजा। क्लियर? और जिसके पास है साहस, वो बनेगा सैनिक वर्ग, और जिसके पास है इच्छा की प्रधानता, वो बनेगा उत्पादक वर्ग, जैसे कि किसान, व्यापारी और कारीगर। ये चीजें आपने याद रखना है। चलिए, प्रश्न देखिए अगला, आगे मतलब देखिए टॉपिक, राज्य और व्यक्ति का संबंध। राज्य और व्यक्ति का संबंध। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन क्या है कि राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है। राज्य जो है ना वो व्यक्ति से ही बने हैं, व्यक्ति से ही राज्य का निर्माण हुआ है, इसलिए कहता है कि जो राज्य है वो व्यक्ति का एक बड़ा रूप है। ठीक है, जैसे व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं, वैसे ही राज्य में भी 3 ही वर्ग होते हैं। अभी बताया मैंने आपको, विवेक वाला दार्शनिक राजा, साहस वाला सैनिक वर्ग और इच्छा वाला उत्पादक वर्ग। ठीक है, चलिए अब परीक्षा में कुछ पूछे जा सकते हैं। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज। प्लेटो की एकेडमी का नाम क्या है? एकेडमी। प्लेटो की पुस्तक क्या है? रिपब्लिक, द रिपब्लिक। प्लेटो का आदर्श शासक क्या है? दार्शनिक राजा। और प्लेटो का दर्शन कैसा है? आदर्शवाद का, आइडियलिज्म। इन चीजों को आपने याद रखना है, इसके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप मेरे साथ अगर तैयारी करना चाहते हो, बिकॉज आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड, एचपी सेट क्वालिफाइड इन 3 सब्जेक्ट्स। सो अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ रहकर पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको इस तरह के टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्लेटो का राज्य सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ स्टेट ऑफ प्लेटो। ठीक है, प्लेटो क्या कहता है? राज्य, समाज और व्यक्ति का संबंध। कैसे? प्लेटो राज्य, समाज और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं करता है। प्लेटो कहता है कि राज्य में, समाज में और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, बल्कि ये तीनों तो समूह है, एक यूनिट है, एक इकाई है। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यानी कि जिसके पास विवेक है वो दार्शनिक राजा बनेगा, जिसके पास साहस है वो सैनिक बनेगा, और जिसके पास इच्छा है वो उत्पादक वर्ग बनेगा। यानी कि उनकी योग्यता के आधार पर ही उनको काम मिलना चाहिए। यही तो है प्लेटो की न्याय की अवधारणा। समझ रहे मेरी बात को? चलिए, वर्ग निर्धारण और शिक्षा व्यवस्था। वर्ग निर्धारण और शिक्षा व्यवस्था। प्लेटो के अनुसार समाज के वर्गों का निर्धारण जन्म से नहीं होता है, बल्कि उनकी शिक्षा द्वारा होना चाहिए। अगर हम समाज को वर्गों में बांटे तो वर्ग का निर्धारण, जिनको हम जाति वर्ग बोलते हैं ना, तो वर्ग का निर्धारण जन्म से नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा के आधार पर होना चाहिए। ये कौन कहता है? प्लेटो कहता है। इसलिए उसने शिक्षा को बहुत महत्व दिया है।
इसीलिए उसने शिक्षा को अपने दर्शन के सेंटर में रखा है, अपने फिलॉसफी के सेंटर में रखा है, केंद्र में रखा है। किसको? शिक्षा व्यवस्था को। ठीक है। प्लेटो कहता है, प्लेटो का दर्शन में शासन जो व्यवस्था है एक आर्ट की तरह है, एक कला की तरह है। प्लेटो के फिलॉसफी में शासन व्यवस्था एक आर्ट की तरह है, यानी कला की तरह है। क्लियर? अब आगे देखिए, दार्शनिक राजा और साम्यवाद की अवधारणा क्या है प्लेटो की। प्लेटो राजा को क्या बोलता है? सामाजिक बंधनों से दूर रहना है, सांसारिक सुखों से दूर रहना है, अपने पास कोई संपत्ति नहीं रखनी है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसी उद्देश्य से उसने क्या बोला है कि शासक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार के साम्यवाद का समर्थन किया है। इसने बोला है उसके पास, जो दार्शनिक राजा है ना, उसके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके पास परिवार का साथ लेना देना कुछ नहीं होना चाहिए उसका। अब मेन कंसेप्ट क्या है देखिए, प्लेटो के अनुसार शिक्षा और साम्यवाद द्वारा स्थापित जो राज्य होता है वही न्यायपूर्ण राज्य होता है। यानी शिक्षा के आधार पर और सभी की समानता, उनकी योग्यता के आधार पर जो जिसको काम मिले उसी के आधार पर जो स्थापित राज्य होता है वही क्या होता है, वही राज्य को हम न्यायपूर्ण राज्य कह सकते हैं, जो शिक्षा और साम्यवाद पर आधारित होता है। शिक्षा और साम्यवाद पर आधारित राज्य को ही न्यायपूर्ण राज्य कहा जाता है। यह कौन कहता है? प्लेटो कहता है। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन क्या है? कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं बन सकता। सिंपल सी कहने की बात है। अगर जो धोबी का काम कर रहा है, जो मोची का काम कर रहा है, जो नाई का काम कर रहा है, वो राजा नहीं बन सकता। यानी कि वो ये काम तब कर रहा है, उसके अंदर विवेक की कमी है, उसके अंदर साहस की कमी है। उसका कहने का मतलब क्या है? क्योंकि उसने तो समाज को तीन आधार पर बांटा है, जो आत्मा के तीन गुण हैं, जैसे विवेक। तो जो शासन करने वाला है उसके पास विशेष ज्ञान और विवेक का होना बहुत जरूरी है, बुद्धि का होना। केवल वही व्यक्ति शासक हो सकता है जिसने सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ये कौन कहता है? ये कहता है प्लेटो। आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब राज्य की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट कैसा? राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्तियों के चरित्र जैसा होना चाहिए। राज्य की जो प्रकृति है कैसी होनी चाहिए? नैतिक। ठीक है। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है। प्लेटो कहता है व्यक्ति से ज्यादा राज्य को प्राथमिकता। यानी कि अगर बात मान लो 100 लोग हैं आपके राज्य में, अगर 100 लोगों में से 98 लोग खुश है और 2 लोग दुखी है, तो इसका मतलब अच्छा है ये, क्योंकि राज्य प्रमुख है। क्लियर? चलिए, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है और विकास का परिणाम है। राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है, एक स्वाभाविक संस्था है और विकास के परिणाम से बनी है। प्लेटो के अनुसार राज्य केवल आर्थिक और भौतिक नहीं है। मतलब राज्य आर्थिक भी है, भौतिक भी है, पर इसके साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य नैतिक संस्था है। राज्य जो है एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नैतिक संस्था है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। विधि और दंड, मतलब विधि और दंड के संबंध में प्लेटो का दृष्टिकोण क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने बात की है आदर्श राज्य की। आदर्श राज्य में विधि और दंड का विशेष स्थान नहीं है। इसके आदर्श राज्य में दंड और विधि का विशेष स्थान नहीं है। यह बात आपने याद रखनी है। राज्य पर शासन करता है, कौन करता है शासन राज्य पर? राज्य पर शासन वो करता है जो दार्शनिक राजा होता है। दार्शनिक राजा वो बनता है जो विवेकशील होता है, जो वास्तविक सत्य को जानता है। इसीलिए प्लेटो का राज्य नैतिक राज्य कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। राज्य प्रणाली की प्रकृति, राज्य की जो प्रणाली है उसकी क्या नेचर है, उसका क्या प्रकृति है? प्लेटो की शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? विवेकशील अधिनायकवाद। यानी कि जो प्लेटो ने शासन प्रणाली दी है उसको क्या नाम दिया गया है? विवेकशील अधिनायकवाद। यानी कि जो विवेकशील व्यक्ति है उसी का शासन चलेगा। शासन एक व्यक्ति के हाथ में होगा, लेकिन वह व्यक्ति क्या होगा? ज्ञानी,
और विवेकशील होना चाहिए। मैं कहता हूं ना, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से सुनते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। तो अगर डेली आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, डेफिनेटली आप हिमाचल प्रदेश सेट और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर करोगे पॉलिटिकल साइंस से। अगर कोई बच्चा चाहता है कि ज्योग्राफी भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, तो मैं वो भी पढ़ाने को तैयार हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ना है, बट मेरे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कम से कम 5-7 बच्चे होने चाहिए ताकि मैं स्टार्ट कर सकूँ। अब रिपब्लिक में उसकी एक बुक है, प्लेटो की एक किताब है, पुस्तक है रिपब्लिक। रिपब्लिक में सरकार के 5 रूप बताए गए हैं। रिपब्लिक में जो पुस्तक है इनकी, उसमें सरकार के 5 रूप बताए गए, यानी शासन के 5 रूप बताए गए हैं। पहला है अभिजात वर्ग, यानी कि कुलीन लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन, कुलीन लोग, इसको इन्होंने सर्वश्रेष्ठ शासन कहा है। सैनिक तंत्र डेमोक्रेसी, धनिक तंत्र ओलिगेसी, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी, निरंकुश तंत्र टायरेनी, यानी सबसे निकृष्ट। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दे देते हैं, बहुत ज़्यादा अधिकार दे देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो निरंकुश बन जाएगा। इस शासन को उसने सबसे घटिया शासन बताया है। और सबसे बढ़िया शासन किसको बताया है? अभिजात तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी को, और सबसे घटिया निरंकुश तंत्र यानी टायरेनी को बताया है। अगला देखिए, लोकतंत्र के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है प्लेटो का? लोकतंत्र के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है? प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन को शासन का सबसे भ्रष्ट रूप बताया है। लोकतांत्रिक शासन को शासन का सबसे भ्रष्ट रूप बताया है। उसने कहा है अगर अत्यधिक स्वतंत्रता दे देंगे तो व्यक्ति अनुशासनहीन हो जाएगा, उसमें डिसिप्लिन नहीं रहेगा, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा? निरंकुश बन जाएगा। और निरंकुश तंत्र को सबसे घटिया शासन कहा है किसने? प्लेटो ने। अब प्लेटो ने सर्वश्रेष्ठ शासन किसको कहा है? प्लेटो ने राजतंत्रीय शासन यानी दार्शनिक राजा और शासन एक कला है ये कहा है, और हर कला विशेषज्ञ मांगती है जो उसमें टॉप होगा। चलिए अगला देखिए, दार्शनिक राजा। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का समर्थन किया है। इस पर कौन? प्लेटो के जो दार्शनिक राजा का समर्थन की बात है, इसको सेबाइन जो है ना, उसने क्या कहा है? सेबाइन ने इसको बोला है प्रबुद्ध अधिनायकवाद, एनलाइटेंड डिस्पोटिज्म। प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा है सेबाइन ने इसको, जो दार्शनिक राजा का जो कंसेप्ट है प्लेटो का, उसको कहा है प्रबुद्ध अधिनायकवाद। अब विधि जो है ना, विधि के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण क्या है? प्लेटो क्या कहता है कि जो दार्शनिक राजा का विवेक है ना, वो विधि से भी क्या है? श्रेष्ठ है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है ना अपनी विवेक से काम लेगा और सही निर्णय लेगा। उसने क्या बोला है? उसने विधि को क्या बोला है? अज्ञान का प्रतीक माना है। उसने विधि को अज्ञान का प्रतीक माना है। किसने? प्लेटो ने। अब आता है बेटा एक कंसेप्ट और है, गुफा की उपमा, यानी एल्गरी ऑफ द केव। गुफा में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, कंसेप्ट समझो, वो क्या बोलता है कि आग के प्रकाश को ही वो वास्तविक प्रकाश समझ लेते हैं जो गुफा में रहने वाला व्यक्ति है, जबकि वास्तविक जो प्रकाश है वो किसका है? सूर्य का ही प्रकाश है। जैसे होता है ना, कुएं का मेंढक उसी को संसार समझ लेता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तब उसे पता चलता है संसार तो बहुत बड़ा है। वैसे ही उसने कंसेप्ट दिया है कि गुफा में रहने वाला व्यक्ति अगर आग जलाएगा ना गुफा में, तो उसी को वास्तविक, उसी को रियल लाइट समझ लेता है, लेकिन वास्तविक प्रकाश तो किसका है? सूर्य का है। ठीक है। परंपरा, प्रथा और विधि केवल छाया मात्र है। इसने बोला है कि जो परंपराएं हैं, प्रथा है, विधि है, ये केवल अंश है। अंश किसका? विचारों का अंश है। विचारों का जो ज्ञान है उसका केवल एक छोटा सा अंश है। कौन? परंपरा, प्रथा और विधि। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ पॉइंट लिए है। शासन प्रणाली कैसी रही है इसकी? विवेकशील अधिनायकवाद। आदर्श शासक को क्या बोला है? दार्शनिक राजा। लोकतंत्र को क्या बोला है? भ्रष्ट शासन का रूप बोला है। अब आता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ध्यान सुनना एक एक चीज को। प्लेटो और विधि की अवधारणा। प्लेटो ने अपनी प्रारंभिक और सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रिपब्लिक। और दूसरी कौन सी है? विधि।
दूसरी है स्टेटमैन और लॉज यानी विधि। तो इसकी 3 किताबें हैं, प्लेटो की 3 किताबें, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। प्लेटो की जो प्रारंभिक और सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? रिपब्लिक। इसमें विधि और दंड का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। हालांकि जो बाद में उसने क्या लिखी है, स्टेट्समैन लिखी है और लॉज लिखी है, इसमें विधि के महत्व को बताया है, विधि के महत्व को स्वीकार किया है प्लेटो ने। किसमें किया है? बाद में जो स्टेट्समैन लिखी है, लॉज लिखी है, इसमें स्वीकार किया है, लेकिन रिपब्लिका में स्वीकार नहीं किया है। किस भी बात को? दंड और विधि दोनों को ही एक्सप्लेन नहीं किया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए, प्लेटो के विचार में राज्य और समाज क्या है। प्लेटो का जो फिलॉसफी है वो राज्य और समाज में कोई भेद नहीं करता है, बल्कि क्या कहता है, समाज जो है वो राज्य का ही पार्ट है। वो संप्रभुता यानी कि सोवर्निटी की अलग से संकल्पना नहीं देता है। वो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है। कौन? प्लेटो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है, ना कि केवल विधिक संस्था। राज्य क्या है? नैतिक संस्था है, याद रखना है। और प्लेटो की जो केंद्रीय रचना है, प्लेटो की जो केंद्रीय रचना है, विचारों का जो सेंटर है वो रिपब्लिका है। वो किस पर आधारित है? न्याय से संबंधित है। और न्याय का सिद्धांत क्या बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका अपना अपना कार्य करना और उसका हक दिलाना ही न्याय है। अब मेरे अंदर योग्यता है, विवेक है, तो मैं बनूंगा दार्शनिक राजा। मेरे अंदर अगर साहस है तो मैं बनूंगा सैनिक। मेरे अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो मैं बनूंगा व्यापारी वर्ग या उत्पादक वर्ग। समझ रहे मेरी बात को? तो यही बोलता है प्लेटो कि अगर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो जो कार्य करने की क्षमता है वही काम उसको दिलाना चाहिए, वही क्या है? न्याय है। और न्याय के 2 लेवल बताए हैं। पहला है व्यक्तिगत स्तर, जिसमें बोलता है आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य होना चाहिए। आत्मा के गुण के अनुसार व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। विवेक है तो बनेगा दार्शनिक राजा, साहस है तो बनेगा सैनिक, वासना और इच्छा है तो बनेगा उत्पादक वर्ग। यही न्यायपूर्ण है कि व्यक्ति के पास जो गुण है उसी गुण के अनुसार उसे काम मिलना चाहिए, वही क्या है? न्याय है। व्यक्तिगत न्याय की बात हुई। अब सामाजिक न्याय की बात। सामाजिक स्तर पर न्याय क्या है? ये बोलता है कि जैसे व्यक्ति के अंदर, जैसे व्यक्ति की जो आत्मा होती है, व्यक्ति की आत्मा में ये 3 गुण होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार समाज में भी 3 वर्ग होते हैं। उसी प्रकार समाज भी 3 वर्गों में बटा हुआ है। दार्शनिक राजा, फिलोसफर रूलर, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो वही कहा इसने, जैसे आत्मा के 3 गुण हैं वैसे ही समाज के भी 3 ही वर्ग है। अगला देखिए, प्लेटो और आधुनिक, प्लेटो का जो न्याय है और आधुनिक न्याय है उसमें क्या डिफरेंस है। प्लेटो का न्याय जो है कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय जो है वो अधिकार पर आधारित है। प्लेटो का न्याय नैतिकता पर आधारित है और आधुनिक न्याय विधि पर आधारित है। प्लेटो के न्याय में स्वतंत्रता, समानता की अवधारणा नहीं है, ठीक है, जबकि आधुनिक न्याय में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार की अवधारणा है। प्लेटो के न्याय में सामाजिक सामंजस्य पर जोर दिया गया है और आधुनिक न्याय में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया है। याद रखना है, यहां पर है कर्तव्य, यहां पर अधिकार, यहां पर नैतिकता, यहां पर विधि, यहां पर समाज इंपॉर्टेंट, यहां पर व्यक्ति इंपॉर्टेंट। यहां पर स्वतंत्रता, समानता अवधारणा नहीं है, यहां पर स्वतंत्रता, समानता और अधिकार है, आधुनिक में है और प्लेटो में नहीं है। अगला देखिए, प्लेटो ने संवाद शैली में रिपब्लिक लिखते हुए सोफिस्ट न्याय सिद्धांत का पूर्णतः खंडन किया है। सोफिस्टों के जो न्याय सिद्धांत है उसका खंडन किया है किसने? प्लेटो ने। अब वॉकर क्या कहता है? वॉकर कहता है कि प्लेटो ने व्यक्तिवादी, उपयोगितावादी और भौतिकवादी न्याय की मान्यताओं का पूर्णतः खंडन किया है। वॉकर कहता है कि प्लेटो ने बोला है ना तो व्यक्तिवादी अवधारणा चलेगी न्याय में, ना उपयोगितावादी, ना भौतिकवादी, तीनों का खंडन किया है किसने? प्लेटो ने। अब सिफेलस जो है ना, सिफेलस क्या बोलता है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो क्या करता है?
प्लेटो ने इसका खंडन किया है। प्लेटो ने क्या बोला है कि प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं है। कभी कभी आप झूठ भी बोल सकते हैं। हर परिस्थिति में सत्य बोलना ही न्याय नहीं है। सत्य का ज्ञान परंपराओं से नहीं बल्कि विवेक से प्राप्त होता है। अगर हमें सत्य का ज्ञान चाहिए तो हमें वो चीज परंपरा से नहीं मिलेगा। सत्य का ज्ञान हमें किससे मिलेगा? विवेक से मिलेगा। ठीक है। और जैसे पॉलीमॉर्कस है, वो क्या कहता है कि मित्र के साथ मित्रता रखो, शत्रु के साथ शत्रुता रखो, यही न्याय है। किसने बोला है? पॉलीमॉर्कस ने। जबकि प्लेटो बोलता है नहीं, प्लेटो बोलता है नहीं, यह व्यक्तिवादी अवधारणा है। स्वार्थ आधारित आचरण न्याय कभी नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है सिर्फ, तो कभी भी न्याय नहीं हो सकता। नैतिक कर्तव्यों का पालन ही वास्तविक न्याय है। मतलब इसका जो मेन कंसेप्ट है वो नैतिकता पर आधारित है और कर्तव्यों पर आधारित है, अधिकार पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। अब जो आपके थ्रैसीमेकस है, थ्रैसीमेकस क्या बोलता है? थ्रैसीमेकस बोलता है कि न्याय का अमूलवादी धारणा देता है कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है। जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है उसका स्वार्थ ही, उसका काम पूरा होना ही न्याय है। जबकि प्लेटो क्या बोलता है कि यह बात ठीक नहीं है। प्लेटो क्या बोलता है देखो कि न्याय जो है वो किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हित का नहीं होता है। न्याय किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, न्याय तो समाज की भलाई के लिए होता है। किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता न्याय तो पूरे समाज के लिए होता है। यह बोलता है प्लेटो। प्लेटो बोलता है शक्तिशाली व्यक्ति यदि स्वार्थ में कार्य करता है, अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति और अपने फायदे के लिए काम करता है तो वो न्याय कभी भी नहीं हो सकता, वो अन्याय है। ये बोलता है प्लेटो। ठीक है। शासक का कर्तव्य जो है समाज का नैतिक कल्याण करना होता है, समाज का भला करना होता है। शासक का काम केवल अपना भला करना नहीं होता है। अब मैं इसका निष्कर्ष निकाला है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिक है, कर्तव्य पर आधारित है और सामूहिक कल्याण पर केंद्रित है। तीन चीजें याद रखना। अब नैतिक, कर्तव्य पर आधारित और सामूहिक कल्याण पर केंद्रित है। ठीक है। आधुनिक न्याय से भिन्न होते हुए भी प्लेटो का न्याय राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। मतलब राजनीतिक दर्शन की आधारशिला किसको बोला गया है? प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को बोला गया है। अगला देखिए, व्यक्ति और समाज में मैंने क्या बोला है? संबंध बताया है। व्यक्ति और समाज का संबंध कैसे बोला है भाई? कि संपूर्ण व्यक्ति का महत्व किसी एक व्यक्ति से अधिक होता है। अगर समाज के 98% लोग खुश है और 2% लोग दुखी है तो ये बढ़िया है, इस समाज के लिए बढ़िया है। व्यक्ति पर फोकस नहीं, समाज पर फोकस करना है। ठीक है। अब ग्लोकॉन क्या कहता है? न्याय मनुष्य के परस्पर समझौते का परिणाम होता है। न्याय जो है व्यक्ति के आपसी समझौते का परिणाम होता है। जबकि प्लेटो क्या बोलता है? प्लेटो इसका खंडन करता है। प्लेटो बोलता है न्याय जो है वो बाह्य व्यवस्था नहीं है, न्याय तो आत्मा का गुण है। न्याय बाहर से नहीं आता है, न्याय तो आत्मा से पैदा होता है, विवेक से उत्पन्न होता है। न्याय का निर्माण शिक्षा से होता है। जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा तो वो किसी भी चीज से समझौता नहीं करेगा, किसी भी गलत चीज से समझौता नहीं करेगा। अब आता है जी न्याय का सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। वॉकर कहता है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। वॉकर कहता है कि जो प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसके न्याय सिद्धांत का ही परिणाम है। ठीक है। अब रूसो क्या कहता है? शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। रूसो ने रिपब्लिका को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। किसने कहा है? रूसो ने। अब वॉकर ने क्या बोला है रिपब्लिक को? वॉकर कहता है द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन, मानव जीवन का जो संपूर्ण दर्शन होता है उसकी व्याख्या है। कौन? द रिपब्लिका। किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है। ये केवल शिक्षा के बारे में बात नहीं करती, ये केवल मनोविज्ञान के बारे में बात नहीं करती, ये केवल राजनीति के बारे में बात नहीं करती, ये हर उस चीज के बारे में बात करती है जो जीवन के समस्त दर्शन के लिए, फिलॉसफी के लिए जरूरी होता है। अब प्लेटो क्या बोलता है कि जो शिक्षा है ना, शिक्षा वो अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना ही क्या है? शिक्षा है। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना ही क्या है? शिक्षा है। यह कहा किसने? प्लेटो ने।
अब शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? व्यक्ति को उसके स्वाभाविक गुणों के अनुरूप कार्य देना है, ये न्याय है। और क्या कहता है प्लेटो? प्लेटो कहता है पहला 10 से 20 साल जो है वो क्या करना चाहिए? शिक्षा का चरण है। 10 से 20 साल तक एजुकेशन ग्रहण करो, जिसमें चरित्र का निर्माण होगा, व्यायाम होगा, शारीरिक विकास होगा। फिर बोला द्वितीय चरण कौन सा होता है? 20 से 30 साल। इसमें विषय गणित, ज्यामिति, ज्योतिष आदि का अध्ययन करना होता है व्यक्ति को। फिर तीसरा चरण होता है 30 से 35 साल, दर्शन शास्त्र का। अब कार्य का विभाजन कैसे बोला है? इसने बोला है कि जो प्रथम चरण में असफल होगा, जो शिक्षा में ही असफल हो जाएगा 10 से 20 साल में, वो उत्पादक वर्ग बन जाएगा। जो दूसरे चरण में असफल हो जाएगा वो सैनिक वर्ग बन जाएगा। जो सभी चरणों को पार करेगा वही दार्शनिक बनेगा। यानी 35 वर्ष की शिक्षा के बाद और 15 वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, तभी व्यक्ति क्या बन सकता है? दार्शनिक राजा बन सकता है। ठीक है, सभी अपने कार्यों में विशेषज्ञ बने, समाज का सर्वोत्तम कल्याण तभी सुनिश्चित होगा। जब आप सब अपने अपना काम अच्छे से करेंगे ना, तभी समाज का कल्याण सुनिश्चित होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्लेटो का जो राज्य है ना, वो एक विश्वविद्यालय की तरह है। कैसे है? एक विशाल विश्वविद्यालय कहा गया है, ठीक है, जिसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। और शिक्षा जो है न्याय और सद्गुण पर आधारित होती है। शिक्षा किस पर आधारित होती है? न्याय पर आधारित, सद्गुण पर आधारित, कर्तव्यों पर आधारित और साम्यवाद पर आधारित होती है। साम्यवाद का सिद्धांत आ गया जी। देखो क्या बोलता है इसने। साम्यवाद में किस नगर का एग्जाम्पल लिया? यूनानी नगर राज्य जो है छोटे हुआ करते थे, 2 भागों में विभाजित था। एक अमीरों का राज्य था, एक गरीबों का राज्य था। ठीक है, प्लेटो का समाधान क्या निकला? अगर हमने ये विभाजन को रोकना है, अगर हमने अमीरों और गरीबों के बीच की ये दूरी को रोकना है, तो हमें साम्यवाद को अपनाना पड़ेगा। और प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक राजा होता है और जो सैनिक होते हैं, उन्हें कोई भी निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। उनका जीवन लोगों के लिए होना चाहिए। उन्हें कुछ भी निजी संपत्ति, परिवार, धन कुछ नहीं रखना है। अगर उनके पास ये चीजें आ जाएगी तो वो भ्रष्टाचार का कारण बनेगी। और साम्यवाद यानी परिवार नहीं रखना है, निजी संपत्ति नहीं रखनी है, अपना जीवन लोगों को दे देना है, समर्पित कर देना है। ये कौन करेगा? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग करेगा। उत्पादक वर्ग को सब कुछ रखने का अधिकार है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? प्लेटो का जो दर्शन नैतिकता पर, शिक्षा पर, सामूहिक कल्याण पर आधारित है। न्याय का जो आधार है वो शिक्षा है और आत्मिक सामंजस्य है, आत्मा का ज्ञान है। प्लेटो का राज्य एक नैतिक और शैक्षिक राज्य है। ये बातें मैंने आपको बोल रखी है, ठीक है। प्लेटो की आलोचना करी इन लोगों ने, तो ये भी आपको मिल जाएगा। अब मुख्य बिंदु पे जाते हैं। प्रमुख रचनाएं, स्टेट्समैन है, लॉज है, द रिपब्लिका है, ठीक है। इसमें 2 तरह के मेथड्स यूज किए। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी जनसंख्या जो है कितनी बोली है? 5040 बोली है, दार्शनिक है। और यहां पर जो विधि बोली है निगमनात्मक, यहां मैंने 3 प्रकार की विधि बताई है। 3 प्रकार की विधि बताई मैंने स्टेट्समैन। अभी दिख रहे हैं यहां पे, चलो दोबारा से देख लेते हैं हम ऊपर। निगमनात्मक देखिए, यहां देखिए, निगमनात्मक पद्धति क्या होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये आपको पेपर 1 में भी पूछता है। निगमनात्मक विधि का मतलब होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। और जबकि दूसरी क्या है? दूसरी है आपकी आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि का मतलब क्या होता है? विशिष्ट से यानी स्पेशल से नॉर्मल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। अब इसमें जैसे स्टेट्समैन लिखी है, स्टेट्समैन भी किसकी है? स्टेटमैन, द लॉज, रिपब्लिक किसकी? सभी है, ये सब है प्लेटो की। तो स्टेट्समैन सर्वोत्तम संभावित राज्य की चर्चा किसमें की गई है? स्टेटमैन में। विधि का शासन की बात किसमें की गई है? स्टेट्समैन में। लॉज में प्लेटो ने स्वीकार किया है कि अपूर्ण मनुष्यों के बीच, अगर मनुष्य अपूर्ण है, मनुष्य पूर्ण नहीं है, तो पूर्ण आदर्श शासन जो है स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर मनुष्यों में वो गुण नहीं है, विवेक वाला गुण, तो हम पूर्ण आदर्श शासन स्थापित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया पहले भी, दोबारा ये चीजें आ गई हैं। मतलब यही वही चीजें हैं जो हमने पहले ऊपर पढ़ी हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां देखिए। अब निष्कर्ष देखिए, यहां पर निष्कर्ष देखिए। फांसीवाद से तुलना की गई है। प्लेटो और फांसीवाद के बीच जो समानताएं दिखाई देती है वो संयोगिक और सतही है, ठीक है।
अब प्लेटो का दर्शन किस पर आधारित है? सत्य, विवेक, न्याय, सौंदर्य पर आधारित है। जबकि फासीवाद की जो विचारधारा है वो हिंसा, असत्य, छल, धूर्तता और दमन का प्रतीक है। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है प्लेटो और फासीवाद मूलतः एक दूसरे के विरोधी है, दोनों में वास्तविकता में कोई समानता नहीं है, याद रखना है। अब प्लेटो द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन सी है? मतलब प्लेटो के ऊपर भी कुछ पुस्तकें लिखी गई है। अब जैसे अर्नेस्ट वॉकर ने लिखी है पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो एंड हिज प्रीडेसर्स। पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो एंड प्रीडेसर ये लिखी है अर्नेस्ट वॉकर ने, वॉक करते करते लिखी। द पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल ये किसने लिखी है? वोसांकेट ने लिखी है, वोसांकेट ने। और अ कंपेनियन टू प्लेटोज रिपब्लिक, अ कंपेनियन टू प्लेटोज रिपब्लिक ये लिखी है R.L. नेटलशिप ने, R.L. नेटलशिप ने ये बुक लिखी है। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया मैं आपको आराम से पढ़ा सकता हूं क्योंकि वीडियो लंबी बन रही थी। अगर आप कहते हैं कि सर वीडियो लंबी बेशक बन जाए लेकिन थोड़ा सा आराम से बताएं, या जितना मैंने आपको बताया ये स्पीड ठीक थी और जो मैंने आपको पढ़ाया इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगला टॉपिक आपको लेकर आऊँगा मैं अरस्तु। इस तरह से रोज़ एक टॉपिक लाऊंगा मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप जो है आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।